चेरापूंजी और मौसिनराम पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के वेटेस्ट रीजन्स में आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। इनफैक्ट पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो था 972 mm का, और जो अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है वो 1000 mm से थोड़ा आगे का है। लेकिन ये जो जगह है चेरापूंजी और मौसिनराम, ये रिमोट है, दूर दराज मौजूद है मेघालय के अंदर, और इसके लिए इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर कंटेन हो जाती है। लेकिन अगर यही बारिश एक अर्बन क्लस्टर के अंदर हो तो क्या वो शहर उस बारिश को संभाल पाएगा? मुंबई के अंदर हर कुछ सालों में ऐसे होता है और कई लोग इस बात को अनदेखा करता है। जुलाई 26, 2005 का जो डार्क दिन था जब पर पूरा शहर एक जगह पे रुक गया था शहर में हुई बरसात के कारण, उस समय मुंबई में एक दिन में 944 mm ऑफ बारिश हुई थी। यानी आज की भी रिकॉर्ड्स के अगर साथ में हम देखें तो 100 से 150 mm का ही फर्क आता है। और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है एक जंगलों में मौजूद कुछ गांवों से दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज का। और इसीलिए मुंबई में जो बारिश होती है उसके कारण जो फ्लडिंग होती है उसके लिए डायरेक्टली इस शहर को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये एक बहुत ज्यादा ऐसे सेक्लूडेड केस नहीं है जहाँ पर एक दिन में बहुत बारिश होगी। हर साल मुंबई के अंदर कुछ कुछ समय पर इतनी बारिश होती है और इनफैक्ट कई दिनों तक कभी कभी इतनी बारिश होती है जो देश के कई शहरों के लिए ऑल टाइम रिकॉर्ड्स होते हैं। और उनके कंपैरिजन में मुंबई का फ्लड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और ये जो विपरीत बात मैं कर रहा हूँ जनरल लोगों के परसेप्शन से, वो सारी चीज क्या है आज के वीडियो में हम जानेंगे। पूरे भारत के साथ मुंबई में भी इस वक्त मानसून सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन के शुरू होने के कुछ दिनों में ही हमें ऐसे केसेस देखने मिल रहे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग, भारी वर्षा के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब तक इस साल मुंबई में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस मानसून के कारण। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। और हर साल मुंबई के बारिश में जो होता है कुछ दिनों के अंदर, वो इस साल भी हो रहा है जहाँ पर कई सारे नदी, नाले, रोड पूरी तरीके से बारिश के पानी में भर गए हैं और लोग मुंबई के म्युनिसिपल बॉडी BMC के मिसमैनेजमेंट को इसका कारण बता रहे हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मुंबई एक महानगर है जहाँ सिविक मैनेजमेंट के अलावा भी कई रीजंस होते हैं जिसके कारण मुंबई मॉनसून में डूब जाता है। और इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप में से अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हम जो महीने में तकरीबन 60 वीडियोस बनाते हैं 3 लोगों की टीम के साथ में मिलकर, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब मुंबई एक ऐसी आइलैंड सिटी है जहां मॉनसून में एवरेज 100 से लेकर 300 mm तक की बारिश होती है डेली बेसिस पर। आपको ये सुनने में शायद कॉमन लग रहा होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो मुंबई में दूसरे मेट्रोपॉलिटन्स के साथ में अगर कंपैरिजन करें तो एवरेज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे बेंगलुरु में देखते हैं, बेंगलुरु में पिछले साल 2022 में बहुत बड़ी फ्लड आई थी और कई लोगों ने इसको न्यूज में कवर होते हुए देखा था। लेकिन उस वक्त बेंगलुरु में एक दिन में 131 mm की बारिश हुई थी। और अगर हम अभी की ही बात करें जहां पर मैं ये वीडियो 28 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में बना रहा हूँ, वहां पर मुंबई में मोर देन 700 mm ऑफ बारिश हो चुकी है 4-5 दिनों में ही। और मुंबई कुछ एरियाज में मोर देन 250 mm बारिश हो गई थी। एक और शहर को अगर कंपेयर करें तो कोरिया की राजधानी सियोल, इस शहर में भी पिछले साल फ्लड्स आ गए थे, हमें बसेस वगैरह डूबते हुए नजर आई थी। लेकिन उस समय पे सियोल में एक दिन में सिर्फ 100 mm बारिश हुई थी, जो मुंबई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 महीने रोज के बेसिस पे होती है। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी होती है। और इसी के कारण मुंबई में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है फ्लड्स की, और ये हालात उत्पन्न होते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुंबई में 100-150 mm तक जब बारिश होती है तब फ्लड्स नहीं आते। मुंबई में जनरली 200 से 300 mm के ऊपर जब डेली बेसिस पे रेनफॉल हो जाता है किसी एरिया के अंदर, तब फ्लडिंग आती है। और जो फ्लडिंग की बात भी होती है मुंबई के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी नोन पॉकेट्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे हिंद माता, अंधेरी, सबवे, सायन, इन एरियाज जो लो लाइन वगैरह है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, उनमें ही होती है। लेकिन बाकी मुंबई जो है 300 to 400 mm ऑफ रेनफॉल को भी बिना फ्लडिंग के हैंडल कर लेता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस जो है उसके कंपैरिजन में भी मुंबई के अंदर जो बारिश होती है वो इतनी डिफरेंस में देखने नहीं मिलती। और इसीलिए जब 300-400 mm के ऊपर बारिश होने लगती है तब मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स को बंद करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वाटर ओवरलोड सिस्टम्स को चालू करना पड़ता है। और यहाँ पर ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि कुछ और दूसरी क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल इश्यूज के साथ साथ मानव निर्मित रीजंस भी है जो इन चीजों को वर्स बनाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि मुंबई में इतनी बारिश होती क्यों है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है जहाँ पर सीधे तौर पर सागर से चलने वाली साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का प्रभाव होता है। और अरबी सागर से जो ये हवाएं आती है ये बहुत ज्यादा हैवी मॉनसून क्लाउड्स
और वर्षा इस शहर को लेके देती है। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक पहाड़ी श्रृंखला है जो पूरे वेस्टर्न कोस्ट के पास में चलती है। मुंबई इन पहाड़ों के लेफ्ट साइड में मौजूद है जिस तरफ से हवाएं आ रही है। तो होता यह है कि जो बड़े बड़े क्लाउड्स बारिश उठाकर आ रहे होते हैं और हेवी होते हैं काफी नीचे, वो इन पहाड़ों के कारण मुंबई वाले एरिया में ही सेट होना शुरू होते हैं। इनफैक्ट पूरे कोकन एरिया में सेट होना शुरू होते हैं और जब तक ये अपना पूरा पानी रिलीज नहीं करते, तब कि वो हल्के होकर ऊपर होकर फिर घाट के आगे ना बढ़े, तब तक ये क्लाउड्स मुंबई के आसपास के रीजन्स में पानी देते रहते हैं। इनफैक्ट मुंबई में बादल इतने नीचे होते हैं कि आपको बिल्डिंग्स भी नजर आ जाएंगी जिनके अंदर कुछ फ्लोज बादलों के ऊपर होते हैं बारिश के सीजन के दौरान। तीसरा है कोस्टल लोकेशन, जहाँ पर ये जो मैंने सारे एरियाज कहे, अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट्स, इनके बीच के एरिया में समुद्र के नजदीक होने के कारण हवाओं के वजह से बारिश गिरने वाला जो कंडीशन है वो इजीली बनता है। और चौथा है सी ब्रीजेस। मॉनसून का मौसम जब चल रहा होता है तब जमीन और समुद्र के बीच में हुए टेम्परेचर के अंतर से सी ब्रीज या समुद्र हवाएं उत्पन्न होती है। ये हवाएं अरब सागर की जमीन की तरफ नमी लेकर आती है, ह्यूमिडिटी, और मुंबई में इसके कारण भी बारिश को मदद मिलती है। 5 है लो प्रेशर एरिया। मुंबई जैसे शहर के बारे में मैंने कहा, ये पहाड़ों के अलग तरफ में आता है जिसके कारण एक लो प्रेशर एनवायरनमेंट यहाँ पे बनता है और इसके वजह से भी बारिश ज्यादा गिरती है। और इनफैक्ट लो प्रेशर एरियाज के अंदर ही तूफानी हवाएं, नेचुरल डिजास्टर्स का मेन बेस होता है। 6 है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मुंबई में तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके कारण शहर के रूरल एरियाज के इलाके के मुकाबले में अधिक गर्मी एक्चुअली मेन सिटी में होती है। और ये क्लियरली आप जो है वेदर रिपोर्ट्स में देख सकते हो कि मुंबई सिटी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये दूसरे शहरों में भी होता है। और इस लोकलाइज्ड हीटिंग के कारण ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनते हैं जिससे भी रेन ज्यादा होता है। अब हम कुछ मैन मेड रीजंस की बात करते हैं। पहले बिल्डिंग ऑफ कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमने पहले देखा, कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अर्बन हीट लैंड इफेक्ट होता है। इसी तरह नॉन पर्कुलेशन की भी समस्या है। पर्कुलेशन यानी वो प्रोसेस जिसके कारण रेन वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से जमीन के अंदर चला जाता है, बट इतना ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया है कि कई क्षेत्रों में जमीन के अंदर पानी जाने के लिए जगह नहीं रहती। दूसरा है क्लॉग्ड रिवर्स। अब यहाँ पर प्योरली जो है हम बीएमसी गलती बोल सकते हैं। एक्टिव रिवर्स मुंबई के अंदर से बहती है और मुंबई के जो फ्लड प्लेन्स थे, नेचुरल एरियाज थे, ये नेचुरल स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स का काम करते थे। लेकिन मुंबई के अंदर इन नदियों के ऊपर हुआ एनक्रोचमेंट, इन नदियों का ठीक से देखभाल नहीं किया जाना, ऐसे कई रीजंस ने मुंबई के अंदर इन प्रमुख नदियों का लेवल कम कर दिया है और जितना यूज ये होने चाहिए फ्लड कंट्रोल के लिए उतना ये यूज नहीं हो पाते। इनफैक्ट कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि मुंबई के अंदर जो ज्यादातर नदियां हैं वो मीठी या उल्लास नदी नहीं है, बल्कि दहीसर, पोईसर, ओशिवारा, इन एरियाज में भी नदी हुआ करती थी। इसके अलावा मैंग्रोव एनक्रोचमेंट के कारण भी मुंबई में फ्लड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि मुंबई में किन कारणों की वजह से मानसून में फ्लडिंग होती है, तो ये कारण जानते हैं कि आखिर मुंबई की बीएमसी कौन से ऐसे प्रिपरेशंस करती है जिससे मुंबई को फ्लड प्रिवेंशन से मदद मिले। और ये जो प्रिपरेशंस है ये जनरली देश के दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा है। मुंबई की बीएमसी या बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत की रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जहाँ साल 2023 में इनका बजट था 52,619.07 करोड़ रुपीस और 80,000 करोड़ से ज्यादा इनके पास में एफडीज में पड़े हैं, जिसमें बीएमसी ने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3,266 करोड़ रुपीस और 4,710 करोड़ रुपीस यानी अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा था। बीएमसी जिस ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज कर रही है वो देश का सबसे एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम है। और साथ साथ इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स मुंबई के अंदर फ्लड कंट्रोल के लिए डेवलप होते रहते हैं, जैसे बृहन मुंबई स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम या ब्रिम स्टॉवार्ड। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि शहर के स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज पंपिंग स्टेशंस को और डिस्चार्ज सिस्टम्स को मौजूदा नेटवर्क में सुधार करके विकसित किया जाए और स्ट्रॉम वाटर कैपेसिटी बढ़ाई जाए। अगला प्रोजेक्ट है मीठी रिवर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये प्रोजेक्ट बार बार बनता है, नहीं होता है, लेकिन अभी एक्चुअली इसके ऊपर काम बनते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर इस नदी को फिर से बनाया जा रहा है केपेबल बहुत ज्यादा स्ट्रॉम वाटर हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है मुंबई फ्लड रेजिलियंस प्रोग्राम या MFRP। ये इनिशिएटिव शहर के फ्लड्स को संभालने के लिए इसकी क्षमता को बढ़ाएगा और सुधारना पे ध्यान देगा, जहाँ पर पंपिंग स्टेशंस, नाली प्रणाली जैसे अलग अलग एरियाज को संभाला जाएगा। साथ साथ अर्ली फोरकास्ट, वार्निंग्स, इन जैसी चीजों को बनाया जाएगा। अगला है मुंबई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट या MSDP, जिसके द्वारा अभी के सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा है। 2025 तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे काम करने का डिसीजन दिया है। 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बनाई जा रही है और इनफैक्ट इसी साल 15 को गवर्नमेंट ने हासिल भी की है अचीवमेंट, जहाँ पर 1.8 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सीवेज टनल का एक्सकवेशन भी कंप्लीट हो गया है। ये
सीवेज मुंबई एमएचडीपी के टोटल 6.7 किलोमीटर लेंथ के अंदर का हिस्सा है जो मीठी नदी के नीचे बनाया जा रहा है। और इसके अलावा कई शहर के अंदर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए है। देश के अंदर ज्यादातर शहरों के अंदर कोई भी डेडिकेटेड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको नजर नहीं आएगा सिटी लेवल के ऊपर। एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन मुंबई के अंदर होते रहता है फ्लड कंट्रोल के लिए, वो भी कहीं ना कहीं पर बाकी शहरों से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर चाहे वो ड्रेनेज के लिए यूज होने वाली छोटी टनल बोरिंग मशीन्स हो, मुंबई के बगल वाले शहर नवी मुंबई में यूज होने वाले स्टॉर्म वाटर लेक्स हो, जब हाई टाइड्स होती है तब पानी समुद्र का उल्टा ना घुसे इसके लिए वन साइडेड गेट्स हो, ये सिस्टम्स भी मुंबई के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और टोक्यो जैसे शहरों से बड़े बड़े फ्लड वाटर कंटेनिंग रूम्स जो है वो बनाने का प्लान भी मुंबई के अंदर हो रहा है। अब क्या इसका मतलब ये है कि मुंबई की बीएमसी कुछ कर नहीं सकती? तो ऑब्वियसली ये बात सही नहीं है। बीएमसी के अंदर हो रहा करप्शन, मुंबई के अंदर हो रहा कहीं ना कहीं पर अनदेखी, बीएमसी के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किए जाने वाले अनफेयर डिसीजंस और कई दूसरी चीजें जो है मुंबई के अंदर ऐसे एरियाज के अंदर जहाँ पे फ्लडिंग कंट्रोल हो सकती थी वहां पर फ्लडिंग को जन्म देती है। सॉल्यूशंस है, बजट भी है, लेकिन जिम्मेदारियों से दूर भागने के कारण बीएमसी अभी भी कई रीजन्स के अंदर फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाती। इनफैक्ट जो मुंबई के नीचे का मैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इतनी बात भी कर रहा था कि इतना बड़ा है ये वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं पे ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप किया है और इसके कारण इश्यूज आते हैं। बीएमसी को आज के डेट में ज्यादातर मुंबई शहर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने कहा हंदमाता, धारावी, सायन, इन एरियाज के अंदर इश्यूज बड़े हैं और मैनमेड इश्यूज भी बीएमसी के द्वारा बढ़ाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हुए एनक्रोचमेंट्स भी इसके लिए इशू बनते हैं। एट द सेम टाइम मुंबई के कई सारे एरियाज समुद्री लेवल के नीचे या बराबर आते हैं क्योंकि शहर को रिक्लेम करके बनाया गया है समुद्र के अंदर से, जो कि इश्यूज बढ़ाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन ये है कि मुंबई में जो फ्लडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस के कारण होने वाला इशू नहीं है। ये इशू एक जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक इशू है जो बाकी शहर देश के फेस नहीं करते। और बीएमसी अब जो मुंबई शहर को हैंडल करने वाली बॉडी है वो बाकी शहरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा काम करती तो है फ्लड प्रिवेंशन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर अभी भी एक लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस होने के कारण पूरा फ्लड कंट्रोल अभी तक हमें देखने नहीं मिलता। और ये चीजें फ्यूचर में भी सही हो भी सकती है या नहीं भी, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के विलिंगनेस के ऊपर। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।